दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। नेपाल अब कहने को तो नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हैं और जो उपद्रव अशांति का दौर चला 2 दिन, उसको लेकर भी अभी तक सारी बातें साफ नहीं हुई हैं कि आखिर उस उपद्रव के पीछे कौन था। शुरू में लोगों को लगा, जिन लोगों ने भी टेलीविजन चैनलों पर खबर देखी, कवरेज देखा, कि ये युवाओं की जो नाराजगी है सत्ता की निरंकुशता से, भ्रष्टाचार से, सिस्टम के की नाकामी से, ये उसका एक तरह से प्रकटीकरण है। लेकिन जिस तरह संसद पर, जिस तरह सरकारी भवनों पर, जिस तरह भूतपूर्व रिटायर्ड जो हो चुके हैं लोग, जो बहुत बुजुर्ग हैं, ऐसे रिटायर्ड नेताओं के निजी घरों पर हमले हुए, जिस तरह बूढ़ी औरतों को भी पीटा गया, मारा गया, उससे ये लगा कि जरूर इस पूरी भीड़ के पीछे जो है केवल राजनीति नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं अराजकता है, उपद्रव है और एक तरह की नफ़रत भी है। कोई बहुत सोची-समझी एक साफ-सुथरी राजनीति नहीं है जिसमें बदलाव की बेचैनी केवल हो। हो सकता है कि बदलाव की बेचैनी भी उसमें हो एक तरफ नौजवानों में और दूसरी तरफ आपदा में अवसर तलाश करने वाले लोग भी हों, जो हर परेशानी में कोई न कोई मौका तलाशते हैं। हम नहीं जानते कि वे कौन लोग हैं, अभी तक किसी को पता नहीं चला है। लेकिन काठमांडू में और नेपाल के विभिन्न शहरों में, खास तौर पे काठमांडू में जो कुछ हुआ, उसमें एक प्रतिक्रांति भी दिखाई देती है। लेकिन निश्चित रूप से बड़े बदलाव हुए थे और वे जो बदलाव थे, वे नेपाल को एक लोकतंत्र की तरफ ले जा रहे थे। कमियां थीं, तमाम विकृतियां थीं, तमाम सिस्टम की गड़बड़ियां थीं, लेकिन इसके बावजूद राजशाही से लोकतंत्र की तरफ बढ़ता हुआ नेपाल अपने आप में एक हिस्टोरिकल, एक ऐतिहासिक उपलब्धि की तरफ बढ़ रहा था। तो ऐसे में हम ये सोचने के लिए बाध्य होते हैं कि जो कुछ घटनाएं हो रही हैं वे हैं क्या? नेपाल किधर जा रहा है? किधर जाएगा नेपाल? और अभी नाम लिया जा रहा है भूतपूर्व चीफ जस्टिस नेपाल की सुशीला कार्की का, कि वो संभवतः अंतरिम प्रधान बनेंगी और उनको वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने कि लोगों को सड़क पर लाया शुरू में, जेन जेड, उसका पूरा समर्थन प्राप्त है, ऐसा बताया जा रहा है। हम नहीं जानते कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि खबरें बहुत छन-छन कर आ रही हैं। तो हम इन्हीं विषयों पर, दोनों मुद्दों पर बात करेंगे कि किधर जा रहा है नेपाल और अंतरिम प्रधान के रूप में सुशीला कार्की को कौन लोग उनको आगे कर रहे हैं, कौन लोग उनके पीछे हो सकते हैं और क्या होगा ब्लूप्रिंट आगे नेपाल का। तो इन 2 विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 लोग मौजूद हैं। दोनों काफ़ी मजे हुए लोग हैं, जो नेपाल को समझते हैं। हमारे साथ संजय कुमार हैं। संजय कुमार एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये साउथ एशियन जो मामले हैं, साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं और उनमें जो राजनीतिक घटनाक्रम है, उन पर बहुत अ एक पैनी नज़र रखते हैं। संजय जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। आप पहली बार आए हैं, इसलिए आपका ख़ास तौर पे स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। हमारे साथ विद्याभूषण रावत हैं और यह भी हमारे शो में पहली बार आए हैं। आपका भी बहुत ख़ास स्वागत है। विद्याभूषण रावत लेखक हैं, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं और बिल्कुल राहुल सांकृत्यायन के नक्शे कदम पर चलते हैं, खूब घूमते हैं और पूरी दुनिया में घूमते हैं और लिखते हैं दुनिया के बारे में। तो आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। हम शुरुआत करेंगे संजय कुमार आपसे। हम ये समझना चाहते हैं कि जो हमने हमारा जो नज़रिया है, हो सकता है उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग सहमत हों, लेकिन जो मैंने अपने छोटे से एक इंट्रोडक्शन में जो बातें रखी, उसमें मैं जो समझ पा रहा हूँ कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है, वो कोई बहुत महान घटनाक्रम नहीं है। वो कोई इतिहास को बहुत सारे लोगों ने शुरू में समझा कि ये कोई ऐसी घटना है जो अचानक नेपाल में जो कुछ गड़बड़ था उसको ठीक कर देगा, ये घटनाक्रम।
लेकिन अब लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, उपद्रव, अशांति और एक बेदिमाग हिंसा, उसे निश्चित रूप से खारिज किया जाना चाहिए। लेकिन जो कुछ आप देख रहे हैं, आपका क्या नजरिया है और कहां जा रहा है नेपाल आपके हिसाब से? देखिए, अगर नेपाल में देखा जाए तो वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो 10 साल ही पुराना है, 1 दशक ही पुराना है। जो नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो बना वहाँ डेमोक्रेसी 1 साल पुराना है। तो अभी अभी समझिए कि काफ़ी एक बचपन वाली अवस्था में वो डेमोक्रेसी है, और उस डेमोक्रेसी के खिलाफ इतना बड़ा रिएक्शन। एक एक थोड़ा-सा पहले तो जब आप पहले दिन जब हम इसको रीड कर रहे थे तो लगा कि जो जो लार्ज स्केल करप्शंस है, पॉलिटिकल करप्शन है, जो डेमोक्रेसी में जनरली देखे देखे जाते हैं और जो सच्चाई भी है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। और लोग सही में नाराज़ थे सरकार से, क्योंकि उन्होंने 26 सोशल मीडिया साइट्स बैन कर दिए। ये सोशल मीडिया साइट जिससे यंगस्टर्स लोग, जेन ज़ी के लोग जुड़े रहते हैं, जो और नेपाल के करीब 8% आबादी बाहर रहती है, जो एज एन एक्सपैट्रिएट्स, उनकी वो बातचीत का एक मीडियम होता है सोशल मीडिया के थ्रू। तो एक रिएक्शंस, ये इम्पोर्टेंट था। रिएक्शंस एक नेचुरल था, प्राकृतिक था कि ये रिएक्शन होना था जब सरकार इतना बड़ा डिसीजन ले लेती है। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अगर वो एक इतनी बड़ी आबादी को आप रोक दें बोलने से, तो वो रिएक्शन नेचुरल था। डेमोक्रेसी में ऐसे जो कहिए विरोध और प्रोटेस्ट एक नॉर्मल थे। लेकिन क्या हुआ, जो पहले दिन जो मेरी बातचीत हुई जब वो हिंसा होने के बाद, तो कुछ प्रोटेस्टर्स ने बताया कि जो अ, दोपहर तक सब चीज़ ठीक चल रहा था, अचानक और भी लोग बाहर से जुड़े इस मूवमेंट में, और वो उन्होंने कोशिश की पार्लियामेंट बिल्डिंग जाने की, और उसके बाद जो हिंसा में वो तब्दील हो गया। तो ये सच है कि जो इससे कोई डिनाई, दोनों बात सच है कि जो प्रोटेस्ट जेन्युइन था, और ये भी सच्चाई है कि जो उस प्रोटेस्ट को ओवरटेक करने की कोशिश की गई, और उसी का ये है परिणाम है कि दूसरे दिन जब सरकार ने अपने डिसीजन को वापस ले लिया, उसके बाद भी हिंसा जारी रहा, और उसके बाद हिंसा इतना बड़ा स्वरूप ले लिया कि वो पार्लियामेंट बिल्डिंग, प्रेसिडेंशियल पैलेस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और जो जो फोर्स किया प्राइम मिनिस्टर ओली को, एक वेटरन लीडर है, उनको देश छोड़कर, अब लोग बोल रहे हैं दुबई, बट गद्दी छोड़ दी उन्होंने, रिजाइन कर दिया। तो ये एक इतना अचानक ऐसी घटनाक्रम हो गई। जो देखिए, बांग्लादेश वगैरह में जो भी हो रहा था, चाहे श्रीलंका में जो भी हुआ इसके पहले, हमें एक अंदेशा था। लोग ये मान रहे थे कि जो जिस ढंग से शेख हसीना बांग्लादेश अफेयर्स को हैंडल कर रही है और अपोजिशन को स्पेस नहीं दे रही है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो एक रोष था, इनबिल्ट रोष था, जो सब महसूस कर रहे थे, चाहे आप रूलिंग पार्टी से बात करें, चाहे उनके विरोधियों से बात करें। एक रोष था, एक इनबिल्ट एंगर था। नेपाल में ऐसा कोई भी एहसास नहीं था, ना इंडियन इंटेलिजेंस को था, ना वहाँ के लोगों को था, कि जो अचानक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो ये एक एक समझिए कि एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई या पैदा की गई। तो अगर ये पैदा की गई तो कौन लोग हैं? नेपाल का एक इतिहास ये भी रहा है कि जो 300-400 साल वहाँ पे, या जितने सदियों के वहाँ पे राजा के रूल के बाद एक डेमोक्रेसी लाई गई वहाँ पे, उसके लिए लड़ाई लड़ी गई और लाई गई। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो जो राजा जिनका सत्ता चला गया, वो इससे रिकंसाइल नहीं कर पाए अभी तक, कि वो सत्ता से बेदखल हो गए। और आपको ध्यान होगा कि पिछले महीने और कुछ महीना 1.5 महीना पहले की बात है, जब ज्ञानेंद्र शाह जो पुराने वहाँ के शासक थे, जब वो लौटे नेपाल, तो उनका वेलकम किस ढंग से किया गया, और जो जो स्लोगन्स लगाए गए कि कैसे राजशाही को वापस लाया जाए। तो एक नेपाल में एक रिएक्शनरी फोर्सेस, डेमोक्रेसी के खिलाफ जो रिएक्शनरी फोर्सेस है, वो भी एक मजबूती से काम कर रही थी, कर रही है। और उनकी कोशिश थी कि कैसे लोकतंत्र जो वहाँ पे जड़ें जमाने की कोशिश कर रही थी, धीरे-धीरे उसको उखाड़ फेंका जाए, उसको डिस्क्रेडिट किया जाए, और वो एक ऐसी व्यवस्था लाई जाए जिसमें
लोगों को लगे कि हम राजा ही हमारा माई बाप है, हमारा हम वही एक अच्छे ढंग से नेपाल को चला सकता है, रख सकता है। तो मेरा मानना है कि ये जो कोशिश हुई, जो अभी जो प्रोटेस्ट हुए और जिस ढंग से वायलेंस हुए लार्ज स्केल, उसमें स्टूडेंट्स तो जो जिन्होंने प्रोटेस्ट किया इन्वॉल्व नहीं लग रहे हैं, और आप मीडिया रिपोर्ट्स पढ़े तो वो बोल रहे हैं कि नहीं है। तो एक दूसरे एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वहाँ पे लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं, लोकतंत्र को हाशिए पे लाना चाहते हैं। ऐसी ताकतें काफी मजबूती से काम कर रही है। नहीं तो जिस ढंग से वायलेंस हुआ अचानक, ये अनइमेजिनेबल है। किसी भी मतलब कोई भी इतना इतना कल्पना से बाहर की चीज है। अब ये है कि देखिए, अब जो चॉइस है, आपने दूसरा जो सवाल के जो उनका चॉइस सुशीला कार्की का है, एक नॉन पॉलिटिकल है। वो सुशीला कार्की का जो प्रोफाइल रहा है काफी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल रहा है। वो फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस रही हैं, और उनका ये भी सच्चाई है कि ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल रही है जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया गया। कुछ लोग बोलते हैं करप्शन था इसलिए उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया गया, लेकिन जो सच्चाई थी ये कि उस समय प्रचंड की सरकार थी वहां पे। प्रचंड एक अपना पुलिस चीफ लाना चाह रहे थे, और जो ये चीफ जस्टिस इसको रोकी थी, और इन्होंने उस पुलिस ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जिनको प्रचंड के अपॉइंटी आगे बढ़कर आ गए थे, और जिनको प्रचंड ने अपॉइंट किया था, आउट ऑफ वे प्रमोशन मिला था जिसको। तो एज ए चीफ जस्टिस उन्होंने ऐसे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स को एज ए पुलिस चीफ को रोका था। उसके खिलाफ प्रचंड और नेपाली कांग्रेस ने दोनों मिलकर इम्पीचमेंट लाया, सस्पेंड भी हुई। बाद में इम्पीचमेंट मोशन वापस ले लिया गया। तो ये जो इनका एक ऐसा रहा है बैकग्राउंड। अब ये ऐसे लोगों को एज ए केयर टेकर लाना चाहते हैं। अब जो डिमांड्स निकल कर आ रहे हैं जेनजी के, उसमें ये है कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस को डिसकंटिन्यू किया जाए, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए। कुछ खबरें ऐसे भी आ रही है कि जो एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ये भी सच्चाई है कि जब 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें उससे बहुत सारे वो एलिमेंट्स नाराज थे जो चाहते थे कि नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र बनाकर रखा जाए। और जब नेपाल ने अपने को एज ए सेकुलर डेमोक्रेसी डिक्लेयर किया, तो ऐसी ताकतें जो रिएक्शनरी ताकतें थी, फ्यूडल एलिमेंट्स थे जो राजशाही में विश्वास करते थे, और जो हिंदूवादी ताकतें थी, रूढ़िवादी हिंदूवादी ताकतें, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। और दूसरी सच्चाई ये भी, चूंकि बैकग्राउंड में सब चीज जानना जरूरी है, एक सच्चाई ये भी है कि जो भारत के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो अपने को हिंदुओं का एक प्रवक्ता मानते हैं और हिंदू का हितैषी मानते हैं, जो सच्चाई नहीं है, वो वहाँ पे नेपाल में बड़े प्रोएक्टिव है। उनका जो आरएसएस का जो बाहर का जो संगठन है, हिंदू राष्ट्रीय संघ के रूप में जाना जाता है, और वो दुनिया में हर एक जगह हिंदू राष्ट्रीय संघ के रूप में ही जाने जाते हैं, और ये वहाँ काफी एक्टिव हैं। आपने देखा होगा, बीबीसी की रिपोर्ट है लास्ट मंथ की, उसमें उन्होंने लिखा कि कैसे हिंदू स्वयंसेवक संघ वहाँ पे एक्टिव है, और कैसे दलितों के बीच में, मधेसियों के बीच में जाकर वो प्रचार कर रहे हैं, ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, उनको गौरक्षा और ये सब चीज सीख दे रहे हैं, जो हमें पता है कि इंडिया में जो हो रहा है। तो एक ये ऐसी ताकतें भी हैं जो उन ताकतों को सह दे रही है जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, जो राजशाही को बढ़ावा देना। जी संजय जी, थैंक यू। विद्याभूषण जी, जो संजय कुमार ने बात कही है, ये बात सही है कि जब शुरुआत हुई इस पूरी अशांति की, तो ऐसा लगा कि जो 26 प्लेटफॉर्म्स हैं, जो जो बहुत महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर जो बैन लगाया गया है, उस पर एक प्रतिक्रिया है और बहुत तीखी प्रतिक्रिया है। सरकार विचार करने को भी तैयार नहीं थी। मुझे लगता है कि छात्र और युवा अगर एक उस पर एक अभियान चलाते और पूरा एक देशव्यापी आंदोलन करते, तो वो एक बेहतर लोकतांत्रिक तरीका हो सकता था। लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ वो हुआ, उसको हम इतिहास के चक्र को पीछे नहीं ले जा सकते। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो संजय कह रहे हैं कि
भीड़ जो आई सड़कों पर, अशांति या आंदोलन या जो भी अभियान चलाया, उसमें हिंसा का एलिमेंट नहीं था शुरू में। ये बाद में जुड़ा कि लोगों ने संसद पर हमला करना शुरू किया। देखिए, किसी भी देश में युवा अगर किसी फैसले से सरकार के नाराज हैं, तो सरकार पर वो आलोचना करेंगे, सरकार के खिलाफ नारे लगाएंगे, लेकिन संसद जो कि डेमोक्रेसी का प्रतीक है, भाई किसी देश में लोकतंत्र बुरा हो सकता है तो उसको अच्छा किया जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र को मटियामेट आप करके, लोकतंत्र के सिंबल को अगर मटियामेट आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके इरादे कुछ और हैं। आपको क्या लगता है, क्या इरादे इनके हैं, जो ये जो लोग इसके पीछे हैं, क्या नेपाल को ये किधर ले जाना चाहते हैं? डेमोक्रेसी की तरफ, अच्छे लोकतंत्र की तरफ, या पीछे राजशाही की तरफ? तो मैं ये कह रहा था, संजय जी ने जो कहा उससे बहुत हद तक मेरी सहमति है, क्योंकि नेपाल में भी लोकतंत्र केवल 10 साल से अधिक नहीं हुआ, और जिस तरह से पूरा ये एक कैरेक्टरिस्टिक, एक बहुत जनरलाइजेशन, स्वीपिंग जनरलाइजेशन हुआ कि भाई पॉलिटिकल लीडर्स जो है बहुत ज्यादा पैसा कमा लिए हैं और बहुत कैपिटलिस्ट है पूरा का पूरा सिस्टम। इस तरह से वो, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं कमाया होगा या कमाया होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिटिशियन से भी ज्यादा रिच लोग वहां पर हैं और भी हैं, जो इस भीड़ में भी है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां भी होंगे। तो इसलिए जो पहली बात तो ये है कि जब ये नया कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद से ही बहुत सारे सवाल जो थे, क्योंकि नेपाल में जनतंत्र के आने के बाद खास करके जो दलित हैं और जो जनजाति के लोग हैं उनकी भागीदारी बढ़ी थी, और ये बड़ा अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सवाल पे बहुत सारी बहसें हमारे वामपंथी आंदोलन के अंदर भी नहीं होती है, और ये नेपाल के अंदर मैं कई बार गया हूं और मेरा बिल्कुल दलित आंदोलन के और वैसे लोगों से भी बातचीत होती रहती है लगातार। तो ये जो दलित क्वेश्चन है, जनजाति का सवाल है, ये खाली, इसको खाली जो हमारे ऑर्थोडॉक्स लोग हैं उनके खिलाफ ही नहीं है, ये लिबरल जो हमारा एलिमेंट अपना जो ओढ़ के बैठा हुआ है, सेक्युलर लिबरल होने वाला, वो भी अंदर से अनकंफर्टेबल है दलितों के राइज के कारण से। और ये सवाल मैं कह रहा हूं बड़ी ईमानदारी से, क्योंकि मैं कई बार लोगों से मिला हूं और मिलते हुए मैंने बहुत सी बातचीत की है दलित प्रश्न को लेकर के। तो ये जो एक प्रकार से जो हर जगह हो रहा है, जो बांग्लादेश के अंदर भी मैं इस चीज को रिवाइवलिज्म को ही देखा हूं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर भी उस समय जो है, जैसे शेड्यूल ट्राइब्स वहां पर है, क्या नाम है, अपने नॉर्थ ईस्ट उनके जो उस इलाके में है, तो उनका सवाल था, दलितों का क्वेश्चन था, वो सब गायब हो गया अभी रिजर्वेशन से। ऐसे ही यहाँ पर भी भारत के अंदर ये स्थिति 2011 में आई थी, अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद से, जो भारत में वो बच गया। नेपाल में बहुत बड़ा था एक जमाने में, उसको लीगल सैंक्शन थी। अभी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद से वो दलित क्वेश्चन काफी ऊपर आए थे, रिप्रेजेंटेशन के सवाल आए थे। आप ये जानते हैं कि पहले जो है नेपाल ने जो है प्रोपोर्शनल इलेक्टोरल सिस्टम की तरफ अडॉप्ट किया था, फिर वो जो है उससे भी परेशानी होने लगी थी लोगों को, इसलिए वो मिक्स सिस्टम में दोबारा आए। उन्होंने जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जैसे भारत का सिस्टम है, उसी की उसको ज्यादा कर दिया, उसकी मतलब उन्होंने मिक्स एक सिस्टम बनाया, लेकिन सिर्फ एफपीटीपी को ज्यादा वो दिया, ताकि जो भी ऐसे सिस्टम में जो है वो माइनॉरिटी ज्यादा डोमिनेट करती है हमेशा से। आप समझ रहे हैं ना, एलीट माइनॉरिटी। मैं जब माइनॉरिटी टर्म का यूज कर रहा हूं, तो एलीट माइनॉरिटी जो है इस सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जैसे भारत में भी कर रही है। जो ब्राह्मणिकल एलीट है वही डोमिनेट करती है, वो इधर से एक दूसरे से भिड़ा करके। तो नेपाल में जब प्रोपोर्शनल सिस्टम आया था, तो दलित और महिलाओं की और जनजाति के लोगों की संख्या जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में थी वो बहुत बड़ी थी। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में उतने दलित नहीं आए थे जितने नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में आए थे। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि इस समय जो दौर वहां पर दोबारा से खड़ा हुआ है, ये सारा चीजें हैं। मैं नहीं मानता कि लोकतंत्र जो है वहां पर, मैं ये कह रहा हूं कि नेपाल के अंदर इवन न्यूज़पेपर्स जो थे वो इंडिया से बेटर थे वहां पर, मतलब इन सेंस कि लोगों के साथ में बातचीत करना, चैनल से पब्लिक के प्रश्न उठाने वाले थे। लेकिन आज कैसे हुआ कि एक एक अखबार के को भी टारगेट किया गया है। कोई अखबार इस समय आप अगर ऑनलाइन भी ट्राई करें तो बहुत मुश्किल से खुल रहे हैं उनके पेजेस, और कई तो नहीं खुल रहे हैं। तो आखिर आप कौन सा लोकतंत्र लाएंगे, किस तरीके से लाएंगे, यदि आप डेमोक्रेसी के जो सिंबल्स हैं उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। आपने कहा पार्लियामेंट खराब है, आपने कहा जुडिशरी खराब है, आपने सारी चीजों पे कर दिया, तो बचा क्या है आपके पास में?
और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2 दिन की जो हिंसा हुई है, उससे उभरने में नेपाल को 20 से 30 साल लग जाएगा अभी। तो ये जो लोकतंत्र की खामियां पैरेलल दिशा में जाता है। एक तरफ जो है, जो दलित आदिवासी सवाल खड़े कर रहे हैं, आ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ जो रिएक्शनरी फोर्सेज हैं, वो राष्ट्रवाद के नाम पे आएंगे। वो राजा जैसे आए 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले आए, तो बहुत सारे लोग, आज भी मेरी एक बात हुई किसी बहुत अपने मित्र से काठमांडू के अंदर, और वो ऐसे हैं जिनके बच्चे अमेरिका में भी रहते हैं। वो बोल रहे हैं कि साहब नेपाल को राजा ही जो है, ये राष्ट्रपति वगैरह नहीं चाहिए, हमें प्रधानमंत्री हो ठीक हो, लेकिन एक हेड ऑफ द स्टेट जो है वो एक होना चाहिए, और राजा जो था वो ज्यादा अच्छा है। अब आप देखिए, लेकिन मैं विद्याभूषण जी, मैं हाँ इस जी, पे मैं ये जो आप बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आपसे स्पेसिफिक एक जर्नलिस्ट के नाते ये जानना चाहता हूं, हमारे दर्शक और श्रोता ये जी, समझना चाहते हैं कि क्या आपको ये लगता है कि ये जो मौजूदा जो उपद्रव हुआ है, उथल-पुथल जो सामने आया है, क्या उसके पीछे आपको कुछ विदेशी हाथ लगता है, या नेपाल की जो राजशाही है, जो नेपाल में राजतंत्रवादी शक्तियाँ हैं, क्या उनका हाथ दिखता है, या एक स्पॉन्टेनियस युवाओं का एक विस्फोट है? क्या आप देखते हैं? स्पेसिफिक इसका आंसर दीजिए बिल्कुल और फिर मैं बात स्पॉन्टेनियस तो देखिए, असंतोष हमारे यहाँ सब जगह है, स्पॉन्टेनियस वो होता है। लेकिन अगर आप अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप लोगों के भी अगर ट्वीट देखेंगे कल से, तो लिख रहा है कि दिस इज लाइक नेपालीज पीपल हैव रिजेक्टेड कम्युनिज्म। तो ये एक चीज जो है वो नजर आ रही है, जो एक देखिए क्या होता है कि कोई भी चीज जो है अचानक से सारी चीजें एक ही आदमी नहीं करता, एक ही चीज नहीं होती है, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप बीच में उस पर जंप कर जाते हैं, और बहुत सारे लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, बांग्लादेश। ओके। संजय जी, बिल्कुल हम कार्यक्रम के आखिरी चरण में हैं और आपसे हम समझना चाहते हैं कि आपको क्या लग रहा है, भविष्य क्या आपको नजर आ रहा है? जो वहाँ का मिडिल क्लास है, जो वहाँ की युवा पीढ़ी है, जो वहाँ के कारोबारी हैं, उनका मानस आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि हम लोगों के पास खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन जो कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं हम लोग नेपाल के, हालांकि वो कनेक्टिविटी की भी बहुत प्रॉब्लम है, तो आपने अब तक क्या महसूस किया है लोगों से बात करके? देखिए, जो 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 मेरी मेरी बात प्रोटेस्टर से भी हुई है, और मेरी बात और वहाँ पे जो इंटेलिजेंसिया हैं, जर्नलिस्ट और प्रोफेसर्स वगैरह से भी बात हुई है। ये सबके लिए एक नया सिचुएशन है। प्रोटेस्टर्स, देखिए, जब प्रोटेस्ट करने आए जो जेनजी के लोग और जो एनजीओ लोग लेकर आए, उनका मकसद सत्ता परिवर्तन नहीं था, विरोध प्रदर्शन था। सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए थे, और सत्ता परिवर्तन ये हो गया जब प्रोटेस्ट आप करने लगे, तो वो आपके हाथ में नहीं रहा, जब वो स्ट्रीट पे आ गया। अब इसको टेक ओवर कर लिया गया है। जो लोग मानते हैं कि जो जिनसे मेरी बात हुई, उनको लग रहा है कि प्रोटेस्ट ऑफ कोर्स रोष है, इसमें कोई शक नहीं कि लोगों में गुस्सा है, जेन्युइन जेन्युइन डिसकंटेंटमेंट है जिस ढंग से चीजें मूव कर रही थी। जैसे करप्शंस बढ़ रहे थे, सारे पॉलिटिकल पार्टीज करप्शंस में इन्वॉल्व थे। और एक चीज देखिए आप, 2023 में इलेक्शंस हुए, जो लास्ट इलेक्शन थे 2023 के इलेक्शन थे। अब वहाँ पे एक ऐसी रिजल्ट्स आए जिसमें किसी पॉलिटिकल पार्टीज को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो पहले प्रचंड ओली की जो नेपाली कांग्रेस पार्टी है, यूएमएल, उसके सहयोग से बनी सरकार प्रचंड की। फिर ओली ने नेपाली कांग्रेस से साठगांठ कर लिया, और उसके बाद वो सत्ता में आ गए। तो एक म्यूजिकल चेयर्स हो गया। जो विपक्ष की भूमिका जो किसी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को निभानी चाहिए थी, तो लोगों का आवाज, अगर लोगों में आक्रोश है, लोगों में विरोध करने की प्रवृत्ति है और लोग विरोध करना चाहते हैं, तो अगर उनकी बात विपक्षी दल एज ए मेन स्ट्रीम विपक्षी पार्टी नहीं उठाती है, तो आप समझिए एज ए रूलिंग पार्टी आपका सीधा सीधा मुकाबला सड़कों से, स्ट्रीट से है। आप उन लोगों से भिड़ेंगे जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। आज नेपाल में ये जो विपक्ष की पार्टी नहीं रहने की वजह से एक जो वैक्यूम हुआ, और जो पॉलिटिकल पार्टी जिनको एज ए रेजिस्टेंस फोर्स के रूप में ऑपरेट करना चाहिए था, वो ऑपरेट नहीं कर पाए, वो उस ढंग से अपने को कंडक्ट नहीं कर पाए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एक वैक्यूम बना, और लोगों का गुस्सा
सड़क से निकलकर सीधे इस लेवल पे चला गया कि अब वो पार्लियामेंट तक जला दिए ये। ऑफ कोर्स इसी बीच और भी वो ताकतें जो ऑलरेडी डेमोक्रेसी को कमजोर करना चाहती थी, उन्होंने इसका फायदा उठाया और वहां पे ऐसा व्यवस्था बना दिया, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दिया जिसमें अब कि जो लगे कि जो अब नई व्यवस्था लाने की जरूरत है। अब ये मेरे ख्याल से अगर डेमोक्रेसी वहां पे अगर नई कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की बात की जा रही है, डिमांड की जा रही है, तो मेरे ख्याल से नेपाल एक पहला ही डेमोक्रेसी होगा दुनिया में कि जो 10 साल में दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा। तो एक वो भी कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग प्रोसेस भी एक बहुत ही टीडियस और बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। वो आसान में उसमें सहमति बनाना नहीं बनता है, काफ़ी चीज़ इन्वॉल्व होते हैं, किसको बाहर किया जाए, किसको नहीं बाहर किया जाए। तो इस वजह से आप देखेंगे तो नेपाल एक, मैं समझता हूँ कि अभी एक अनिश्चितता की तरफ मुड़ रहा है। जो अगर कोई व्यवस्था जो भी बनेगी, अभी इमीडिएट व्यवस्था बनने जा रही है, ये होगा तो एक टेम्पररी होगा, ये कुछ वक्त के लिए होगा एक। लेकिन ये अगर ये कोशिश है कि जो आपको जो एक तबका जरूर कोशिश करेगा कि इसकी की जो राजशाही को ही लाया जाए और जो प्राइम मिनिस्टर हो वही अपॉइंट करे, तो एक कोशिश ये भी कवायद ये भी होगी। लेकिन इसमें जिम्मेवारी बनती है जो इंडिया जैसे डेमोक्रेसी की, जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तो उनका भी एक मोरल अथॉरिटी होता है कि जो आप नेपाल को एक इस क्राइसिस, एक ऐसे सिचुएशन में नहीं जाने दे जहां पे कंप्लीट क्योस हो जाए, जहां पे ओके ओके, थैंक यू। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अपने इस कार्यक्रम के समापन में यही कह सकते हैं कि हम नेपाल की आवाम और नेपाल के सभी जो स्टेक होल्डर हैं, जो डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं और उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, हम उनके लिए शुभकामना प्रकट करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे इस बुरी स्थिति से अपने देश को निकालते हैं और आवाम के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना बुनते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू।